हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद आई एम अगेन मेकिंग वीडियोस फॉर यू। अभी तक जो वीडियोस आपको मिल रहे थे वो वीडियोस एक्चुअली मैंने आज से 1.5 ईयर पहले ही बना लिए थे, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं उन्हें रेगुलरली अपलोड नहीं करता था। और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं टाइम निकाल करके वीडियोस डाल देता था, बट मैं वीडियोस रेगुलरली बनाता नहीं था। बट अब से जो वीडियोस आपको मिलेंगे, आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं और वीडियो बना करके अपलोड करता रहूं। तो आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5 ईयर के बाद जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है बाइनरी फेज डायग्राम। यानी कि ये डायग्राम जो आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यही है बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय। अब ये नाम सुन करके या फिर ये फिगर देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक वर्ड को समझेंगे, एक एक लाइन को हम समझेंगे कि आखिर हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ करा है। एक एक पॉइंट को हमने समझेंगे, हमने ये जो नाम लिखे हैं लिक्विडस, सॉलिडस, अल्फा, अल्फा प्लस एल, ये क्या होता है सब कुछ समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आगे जाकर के आपको इस पे लिवर रूल पढ़ना होगा और लिवर रूल पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं एग्जाम्स में। और न्यूमेरिकल्स के अलावा भी अगर आपको आगे चीज़ों को समझना है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो उन सारी चीज़ों की शुरुआत अब यहाँ से शुरू होने वाली है। तो अब जो अगले 10 से 20 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से समझें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चले। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये एक मूवी के जैसा हो जाएगा। आप मूवी देखा, कुछ दिन मूवी याद रहेगी बट उसके बाद आप भूल जाओगे। तो आई गेस कि आप अपने साथ नोट्स कॉपी लेकर बैठ चुके हो और आप नोट्स बना भी रहे होगे। तो चलिए अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला सर? मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय। क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू टीच यू बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय। राइट, अभी ये सब भूल जाओ। अभी अब अगर आपको ये सारी चीज़ें देख करके डर लग रही है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी क्या पढ़ाने वाले हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश करी है फेस डायग्राम बट मुझे समझ में नहीं आता, तो अभी के लिए आप ये डायग्राम भूल जाओ। जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वहाँ से सुनो और बस सुनते रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो हमने क्या लिखा सर? हमने लिखा बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय। हमने बाइनरी क्यों लिखा? बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है कि यहां पर हम दो कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। कौन से दो कंपोनेंट है सर? एक है कॉपर, दूसरा है निकल। क्योंकि यहां पर हम दो कंपोनेंट को स्टडी करने वाले हैं, दो कंपोनेंट के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं, इसलिए इस फेज डायग्राम को हम बाइनरी फेज डायग्राम कहते हैं। आई बात समझ में? अब फेज डायग्राम का मतलब क्या है? फेज डायग्राम का मतलब है कि जो हमारा अलॉय है वो टेम्परेचर के साथ कैसे अपने फेज को चेंज कर रहा है, वही हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस डायग्राम। राइट, हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय। ठीक है सर, समझ में आ गया। बट इस ग्राफ का क्या करें सर? इतना आपने भयंकर ग्राफ ड्रॉ करा है, इतने कलर्स यूज करे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने डिनोट करा है, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ। हम क्या पढ़ने वाले? हम ग्राफ को स्टडी करने वाले, हम इस डायग्राम को स्टडी करने वाले। इस डायग्राम में क्या है? ग्राफ है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रहा है आपको, एक वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है आपको। तो एकदम बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखो, ये जो वर्टिकल एक्सिस है जो आपको यहां दिख रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। राइट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो यहां से हमने टेम्परेचर नोट डाउन करा है 1000। टेम्परेचर 1000 से बढ़ करके 1600 डिग्री सेल्सियस तक राइज करा है। यहाँ पर 1300 है, 1300 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 तक यहाँ पर हमने राइज कराया है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ निकल। हमारा जो अलॉय है, कॉपर निकल अलॉय में निकल की कितनी मात्रा है, वो ये
हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिनोट कर रहा है। यानी कि यहां पर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर देखो, यहां पर आपने क्या लिखा है सर, यहां पर सिर्फ कॉपर है। यानी कि जो हमारा अलॉय है, अलॉय में क्या है, कॉपर और निकल। अभी हमने क्या करा है, सिर्फ अपने अलॉय में कॉपर को रखा है। निकल की मात्रा कितनी है, 0%। यानी कि कॉपर निकल अलॉय में, निकल हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 100% क्या है, 100% कॉपर है, निकल यहां पर नहीं। बट जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर राइट साइड मूव करेंगे, वैसे वैसे हमारे अलॉय में निकल का परसेंटेज बढ़ते जाएगा। जैसे यहां पर आपने पहुंचा, यहां पर हमारे पास कितना निकल है, हमारे पास 20% निकल है, 80% कॉपर है। यहां पर आप आए, आपके पास कितना है, 40% निकल है। मतलब जैसे जैसे आप राइट साइड बढ़ते जाओगे, यहां पर निकल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बढ़ते जाएगा आपके अलॉय में, और कॉपर का मात्रा कम होते जाएगा। और फाइनली जब आप इस राइट एंड पर पहुंचोगे तो आपके पास 100% निकल होगा, कॉपर पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। आई बात समझ में? तो इस ग्राफ, जिस ग्राफ को हम स्टडी करने वाले हैं, वहां पर दो एक्सिस है। जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर 1000 से बढ़कर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ निकल, यानी हमारे अलॉय में निकल की मात्रा कितनी है और कैसे बढ़ रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई बात समझ में? ठीक। इसके बाद क्या सर, आपने वर्टिकल एक्सिस समझा दिया, आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस समझा दिया। इसके बाद आप ध्यान दीजिए ये दोनों पॉइंट्स पे। एक पॉइंट ये हमारा, ये पॉइंट सपोज करो मैं इस पॉइंट को P से रिप्रेजेंट करता हूं, हमारा पॉइंट P, और ये हमारा पॉइंट Q। ये दोनों टेम्परेचर ग्राफ पे, टेम्परेचर एक्सिस पे हमने ये हमारे जो जितने टेम्परेचर हमने इंटरवल्स पे बनाए हैं, उसके अलावा एक स्पेशल टेम्परेचर हमने यहाँ नोट करा है जिसको हम पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है 1085 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरीके से राइट साइड पे, राइट एक्सिस पे हमने पॉइंट Q पे जो स्पेशल टेम्परेचर डिनोट करा है वो है 1453 डिग्री सेल्सियस। ये हमने क्यों करा है? आखिर ये स्पेशल पॉइंट्स हमने P और Q बनाए हैं तो इसका कुछ तो कारण रहा होगा जिसके चलते हमने पॉइंट P और Q को अपने ग्राफ पर नोट किया है। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ओरिजिन पर हमारे पास क्या था, हमारे पास 100% कॉपर था। हमारे पास हमारे अलॉय में निकल नहीं था। निकल नहीं था इसका मतलब क्या था, हमारे पास जो भी था वो कॉपर था, 100% कॉपर का। और कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप कॉपर को 1085 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करोगे तो कॉपर सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से अगर आपके पास 100% निकल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ राइट कॉर्नर पे 100% निकल है, और निकल को आप हीट करोगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर 1453 डिग्री सेल्सियस यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा, ये निकल जो आपका है पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। राइट तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। आई बात समझ में? अब पॉइंट P और पॉइंट Q स्पेशल टेम्परेचर्स थे तब जब हमारे पास 100% कॉपर था और 100% निकल था। बट व्हाट अबाउट जब हमारे पास अलॉय में कॉपर और निकल दोनों होंगे? अभी तक तो आपने सिर्फ कॉपर और निकल, इंडिविजुअली कॉपर और निकल की बात करी, बट हम तो पढ़ने आए हैं कॉपर और निकल के अलॉय के बारे में। हम कॉपर और निकल को अलग अलग पढ़ने नहीं आए हैं। हम पढ़ने आए हैं तब जब हमारे पास कॉपर और निकल दोनों एक साथ अलॉय के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो तब क्या होगा सर, जब कॉपर और निकल का हम अलॉय को हीट करेंगे, अगर हम कॉपर निकल अलॉय को मेल्ट करने जाएंगे तब क्या होगा? तो इसी के लिए अब आगे हम इस ग्राफ को, इस डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं कि तब क्या होगा। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, हमने वर्टिकल एक्सिस, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो दो स्पेशल पॉइंट्स हैं पॉइंट P और पॉइंट Q, ये क्या हैं, हमने ये स्टडी कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे हम डायग्राम में और अंदर जा रहे हैं और बात करने वाले हैं कि सर ये हमने क्यों ड्रॉ करा है ये। ठीक है, सपोज करो कि हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, मान लो कि ये हमने एट रैंडम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करा। राइट, लेट अस से ये पॉइंट है हमारा x। ठीक है, ये जो पॉइंट x है आप देख सकते हो कि ये पॉइंट P से, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन,
हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हमने एक एट रैंडम कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करा, पॉइंट एक्स, ठीक है। अब इस पॉइंट एक्स की खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये पॉइंट पी से ऊपर है बट पॉइंट क्यू से नीचे है, यानी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है हमारा क्या, पॉइंट एक्स, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, बीच में लाई कराया आपने, क्यों कराया, आखिर हमने यहीं पर पॉइंट क्यों लिया सर? यहीं पर पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करी जाए, सपोज करो कि इस स्टेट में हमारा अलॉय है, इसका मतलब क्या, हमारा अलॉय का टेम्परेचर कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा तो है बट निकल के मेल्टिंग पॉइंट से कम भी है। आई रिपीट इट अगेन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा अलॉय का टेम्परेचर कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा तो है और निकल के मेल्टिंग पॉइंट से कम भी है, यानी कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा कि लिक्विड मिलेगा सर? अभी तक तो आपने बोला चलो ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के नीचे जब 100% कॉपर था, इसके नीचे आपको कॉपर सॉलिड स्टेट में मिल रहा था और इसके ऊपर जैसे ही जा रहे थे पूरा का पूरा कॉपर लिक्विड बन जा रहा था। निकल के केस में क्या था कि जब आपके पास 100% निकल था तो इस पॉइंट के नीचे आपको सॉलिड फॉर्म में निकल मिल रहा था और इस पॉइंट के ऊपर आपको लिक्विड फॉर्म में निकल मिल रहा था। बट व्हाट अबाउट जब हमारा अलॉय होगा और अलॉय इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, तब क्या मिलेगा सर, सॉलिड मिलेगा या लिक्विड मिलेगा? अब आप ही बताओ, जो आपका कॉपर निकल अलॉय है उसमें क्या है, कॉपर है और निकल है, अगर उसका टेम्परेचर कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है तो जो कॉपर के मिलने की संभावना है वो लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं है? आई रिपीट इट अगेन, अगर कॉपर निकल अलॉय का टेम्परेचर कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होने की क्या चांसेस है, वहां पर चांसेस तो यही कि कॉपर का जो टेम्परेचर क्योंकि उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है तो जो कॉपर है वो मेल्ट कर चुका होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और क्योंकि जो टेम्परेचर है वो निकल के मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो जो भी निकल होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। यानी यहां पर आपको साइमल्टेनियसली लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा। यानी आप क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पूरा 100% सॉलिड फॉर्म में होगा हमारा अलॉय या फिर 100% लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। आई बात समझ में? इसलिए ये जो जोन है, ये जो जोन आप देख रहे हो, ये जो दोनों लाइन के बीच का जो जोन है, ये वो जोन है जहां पर आपको साइमल्टेनियसली एक ही साथ सॉलिड फॉर्म भी होगा और लिक्विड फॉर्म में भी अलॉय एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? इसलिए हम इस जोन को मशी जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशी जोन। मशी जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो अलॉय का स्टेट होगा वो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड होगा, यानी सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। कुछ परसेंट अलॉय का लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ परसेंट अलॉय का सॉलिड फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये जो दोनों लाइंस हमने लिखे हैं सर, लिक्विडस एंड सॉलिडस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लिक्विडस लाइन के ऊपर, इस लिक्विडस लाइन के ऊपर जैसे ही आप जाओगे आपका अलॉय आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में आपको आपका अलॉय मिलेगा, चाहे उसमें कॉपर हो या निकल हो, जो भी होगा, बट उसका स्टेट कौन सा होगा? लिक्विड स्टेट होगा। और इस सॉलिडस लाइन के जस्ट आप नीचे आते हो तो यहां पर जो आपका अलॉय है वो पूरी तरह से किस फॉर्म में होगा? वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने 3 रीजंस देखे। फर्स्ट रीजन वाज आवर मशी जोन, जहां पर अलॉय सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप इस मशी जोन को क्रॉस करके लिक्विडस लाइन से ऊपर जाते हो, आपका जो भी अलॉय है 100% अलॉय आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही आप मशी जोन को क्रॉस करके सॉलिडस लाइन से नीचे आते हो, आपका अलॉय जो है वो 100% सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब खास बात क्या है, जो सॉलिड फॉर्म होता है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे हम कैपिटल लेटर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मशी जोन होता है, क्योंकि यहां पर सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, इसलिए हम मशी जोन को अल्फा प्लस एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा ये डायग्राम है उसमें 3 डिफरेंट जोन्स हैं। एक है लिक्विड जोन, एक है मशी जोन और एक है हमारा सॉलिड जोन। ठीक है। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम आते हैं सर, हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा, राइट? लेट अस ड्रॉ अ लाइन
और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम स्टडी करेंगे फिर आगे कुछ सर्टेन पॉइंट्स को। तो सपोज करो कि ये हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करा, राइट, कि एट रैंडम हमने एक लाइन ड्रॉ करा है और इस लाइन पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। जैसे ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, ये हमने एक्स पॉइंट पहले ऑलरेडी ले रखा था, और फाइनली ये जो है हमारा ये है पॉइंट डी। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ करा इस डायग्राम पे, इस ग्राफ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा और उस लाइन पे हम 4 रैंडम पॉइंट्स, एट रैंडम कोई से भी 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं और हम इसे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पॉइंट ए को। पॉइंट ए पे क्या होगा सर, हम चारों पॉइंट्स पर क्या स्टडी करेंगे? चारों पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट करा है ए, बी, एक्स एंड डी से, तो इन चारों पॉइंट्स पर हम क्या स्टडी करेंगे? चारों पॉइंट्स पर हम 2 चीज़ें देखेंगे सर। हम पहली बात करेंगे फेज की, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका अलॉय है वो कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा कि इसका यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या होगा सर। आई बात समझ में? क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? फेज और कॉम्पोजिशन, इन चारों पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पॉइंट ए को। अब आप बताओ, पॉइंट ए पर अगर आपका अलॉय पॉइंट ए पर है, अगर आपने पॉइंट ए को स्टडी करा है, तो पॉइंट ए पर उसका फेज क्या होगा, वो किस फेज में एग्जिस्ट करेगा? आपके पास 3 फेजेस थे, अभी आपने पढ़ा, एक लिक्विड, एक मशी जोन जहां पर सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फेज होता था, और एक सॉलिड फेज। तो पॉइंट ए पर जो अलॉय है वो किस फेज में एग्जिस्ट करेगा? क्या वो मशी जोन यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा, या सॉलिड फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म में होगा? तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पॉइंट ए है वो लिक्विडस लाइन के ऊपर है। अगर वो लिक्विडस लाइन के ऊपर है यानी वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? यानी यहां पर जो भी अलॉय होगा आपका, 100% ऑफ दैट अलॉय विल बी इन विच फॉर्म? इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। जो भी कॉपर होगा, निकल होगा, वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए के फेज के बारे में हमने बात कर ली। अब सर पॉइंट ए के कॉम्पोजिशन के बारे में बताओ। यानी ये जो अलॉय है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, बट उसमें आई एम अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, फिर से किसी रीजन के चलते हमें वीडियो इंटरप्ट करना पड़ा, बट अगेन लेट अस अगेन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि पॉइंट ए पर हमारा फेज क्या होगा और कॉम्पोजिशन क्या होगी। हमने बात कर लिया था कि पॉइंट ए पर जो हमारा फेज होगा वो पूरी तरह से लिक्विड फेज होगा, यानी अलॉय जो है हमारा वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और हम बात करने वाले थे कि ठीक है, लिक्विड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा सर, बट कॉम्पोजिशन क्या होगी? कॉम्पोजिशन क्या होगा सर? कितना प्रतिशत कॉपर होगा और कितना प्रतिशत निकल होगा? तो कॉम्पोजिशन कहां से पता चलेगा? इस ग्राफ में हमें कॉम्पोजिशन कौन सा एक्सिस बता रहा है? हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमें कॉम्पोजिशन बता रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ऑलमोस्ट ये 50% पर इस कर्व को यहां पर कट करेगा। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट ए पर 50% आपका कॉपर होगा और 50% आपका निकल होगा। कैसे पता चला? हमने पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जो आपको कॉम्पोजिशन बता रहा है। ये ग्राफ यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% पर क्रॉस करेगा, तो वी कैन से दैट कि जो भी लिक्विड फेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उसमें 50% कॉपर होगा और 50% निकल होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए क्लियर है सर? पॉइंट ए पर हमने फेज स्टडी कर लिया, पॉइंट ए पे हमने कॉम्पोजिशन भी स्टडी कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट बी पर क्या होगा सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी हमारा लिक्विडस लाइन पे लाई कर रहा है, बट जरा सा थोड़ा सा ये लिक्विडस लाइन से नीचे है, बस हल्का सा ये लिक्विडस लाइन से नीचे है। अब इससे क्या हुआ सर? देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप आ रहे हो, आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? आप टेम्परेचर को घटा रहे हो, यानी कि आप अपने अलॉय को कूल कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी आप आ रहे हो, आप देख सकते हो टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर रहा है? घट रहा है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी आते आते आपने अलॉय को कूल करना शुरू कर दिया है, यानी अलॉय ठंडा हो रहा है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी आने आने तक क्या हुआ सर? और क्योंकि ये पॉइंट बी
लिक्विडस लाइन पे है बट लिक्विडस लाइन से थोड़ा नीचे है। तो लिक्विडस लाइन की खासियत क्या है कि इसके ऊपर तो आपको पूरा लिक्विड मिलेगा। पॉइंट बी पे अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, पॉइंट बी पे हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले फेज। अब देखो ध्यान से सुनना, पॉइंट बी की खासियत क्या है कि ये लिक्विडस लाइन पे एग्जिस्ट करता है और लिक्विडस लाइन के ऊपर तो आपको हर जगह लिक्विड है, कहीं पर भी सॉलिड होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही आप लिक्विडस लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा नीचे आते हो तो आप उस जोन में आ चुके हो जिसे हम मशी जोन कहते हैं। मशी जोन की खासियत क्या है कि ये सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड जोन है, यानी कि अभी तक जो आपके पास 100% लिक्विड था उस 100% लिक्विड में अब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट बी है ये लिक्विडस लाइन से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। तो यहां पर जो फेज होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज होगा सर। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि लिक्विड यहां पर भी अभी भी यहां पर मैक्सिमम जो आपका कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एलॉय जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट उसके साथ ही साथ थोड़ा सा ही सही बट सॉलिड के ग्रैन्यूल्स एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो कन्वर्जन है लिक्विड टू सॉलिड वो अब इस पॉइंट बी पे शुरू हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट बी है वो आपका मशी जोन में एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हुई कि पॉइंट बी का फेज क्या होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि पॉइंट बी का कॉम्पोजिशन क्या होगा सर। ठीक है, पॉइंट बी का फेज हमने पढ़ लिया, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा। सेमी लिक्विड भी क्या, लिक्विड भी यहां पर मेजॉरिटी में होगा बट कहीं कहीं थोड़े थोड़े ही सही बट सॉलिड ग्रैन्यूल्स फॉर्म करना शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, तो फेज हमने पॉइंट बी का स्टडी कर लिया, बट व्हाट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का कॉम्पोजिशन क्या होगा सर? अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग सोचेंगे कि जो पॉइंट बी है वो पॉइंट पी से ऊपर है। पी क्या था याद करो, पी वॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर एंड क्यू वॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि जो पॉइंट बी है वो क्योंकि पॉइंट पी से ऊपर है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर से ऊपर है, तो पॉइंट बी पर अलॉय में जो भी कॉपर होगा वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा लॉजिक हमें कहता है कि क्यों, क्योंकि जो हमारा पॉइंट बी है वो पॉइंट पी से ऊपर, इट इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। तो जो भी कॉपर है भैया वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। कॉपर मेल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। और क्योंकि ये पॉइंट निकल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है तो अलॉय में जो भी निकल होगा उसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि जो लिक्विड है वो पूरी तरह से निकल होना चाहिए और जो सॉलिड है, जो फॉर्म आपका थोड़ा बहुत जो सॉलिड यहाँ पर फॉर्म करा है ये सॉलिड कॉपर होना चाहिए। ये हम सोच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? ये जो आपने दिमाग लगाया ना कि पॉइंट बी इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है तो कॉपर सारा लिक्विड और निकल सॉलिड, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा क्यों नहीं होता? अब हमें सबसे पहला सवाल का तो जवाब ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये जो कॉपर और निकल है ना सर, ऐसा नहीं कि आपने एक कॉपर लाया एक निकल लाया, दोनों को साथ में रखा और आपने मेल्टिंग करना शुरू कर दिया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता सर। ये एक एलॉय के फॉर्म में, और अलॉय जो है वो फ्री कॉपर और फ्री निकल से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, बिकॉज दे आर होमोजीनियसली मिक्स्ड विथ ईच अदर, दे आर होमोजीनियसली बॉन्डेड विथ ईच अदर, दे आर केमिकली मिक्स्ड विथ ईच अदर। तो कॉपर और निकल को आप अलग अलग नहीं सोच सकते हो। कॉपर और निकल एक दूसरे में बॉन्डेड है। आई बात समझ में? इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर एक कॉपर फ्री कॉपर की तरह बिहेव करेगा और निकल फ्री निकल की तरह बिहेव करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बोथ कॉपर एंड निकल आर इन अलॉय फॉर्म, बोथ आर इन बॉन्डेड फॉर्म, बोथ आर होमोजीनियसली मिक्स्ड विथ ईच अदर। यानी कि लिक्विड फॉर्म में कॉपर भी होगा और निकल भी होगा, और साथ ही साथ सॉलिड फॉर्म में भी कॉपर भी होगा और निकल भी। यानी जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो सिर्फ निकल का नहीं होगा, निकल के साथ साथ कॉपर का भी होगा, भले ही ये पॉइंट बी पॉइंट पी से ऊपर क्यों ना हो।
आई बात समझ में? यानी कि यहाँ जो लिक्विड है और सॉलिड है, लिक्विड में भी दोनों होंगे, कॉपर भी होगा निकल भी होगा, और सॉलिड में भी दोनों होंगे, कॉपर भी होगा निकल भी होगा, भले ही ये पॉइंट पी से ऊपर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कॉपर एंड निकल बोथ आर होमोजीनियसली अटैच्ड टू ईच अदर, बोथ आर होमोजीनियसली मिक्स्ड टू ईच अदर। आई बात समझ में? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे फर्क ये, अब अगला क्वेश्चन क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन ये होगा कि भाई साहब बताओ कि ये जो लिक्विड और सॉलिड आपको अलग अलग यहां पर मिले, इनमें कॉम्पोजिशन क्या होगा सर? फेज तो आपने बता दिया, चलो ठीक है, फेज हमारा लिक्विड होगा और लिक्विड के साथ साथ सॉलिड भी यहां पर बनना शुरू हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट कॉम्पोजिशन? देखो, अगर आपको यहां पर कॉम्पोजिशन निकालनी है, ठीक है, तो आपको लिक्विड जो लिक्विड और सॉलिड बने हैं उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो यहां पर लिक्विड फॉर्म में जो भी अलॉय एग्जिस्ट करता है उसका कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और यहां पर जो ऑलमोस्ट 50% पे लाई कर रहा है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म अलॉय का जो है यहां पर, वहां पर 50% कॉपर होगा और 50% निकल होगा, किसमें? लिक्विड फॉर्म में। बट जैसे ही सॉलिड फॉर्म की कंपोजिशन आप निकालने जाओगे तो आपको सॉलिडस लाइन पे एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी होगी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपने क्या करना है? आपको सॉलिड फॉर्म में ये जो सॉलिड ग्रैन्यूल्स यहां पर फॉर्म करे हैं, इस सॉलिड ग्रैन्यूल्स की कंपोजिशन आपको निकालनी है, तो आपको पॉइंट बी से सॉलिडस लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जहां पर ये लाइन आपका सॉलिडस लाइन को कट करेगा, वहां से आप फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करोगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहां पर कट करेगा, और जो भी कंपोजिशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस की यहां पर होगी वही कंपोजिशन हमारे सॉलिड फॉर्म की भी होगी। तो ये हमने लाइन यहाँ से ड्रॉ करा, इसे फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ड्रॉप करा, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इट इज समवेयर अराउंड 85 टू 90 के बीच में ये आ रहा है। तो आप अज्यूम कर सकते हो, एक रफ आप एक आइडिया लेने के लिए, कि जो सॉलिड फॉर्म होगा, सॉलिड फॉर्म में 85% निकल होगा एंड 15% कॉपर होगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर आप ये धारणा लेकर के चल रहे हो कि पॉइंट पी से ऊपर है, तो यहां पर कॉपर 100% लिक्विड फॉर्म में होगा और 100% जो निकल है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सॉलिड फॉर्म में निकल भी होगा, कॉपर भी होगा, और लिक्विड फॉर्म में भी कॉपर भी होगा, निकल भी होगा। तो दोनों के कॉम्पोजिशन आप कैसे निकालोगे? सॉलिड फॉर्म का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आपको इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा सॉलिडस लाइन को कट करते हुए, और यहां का जो कॉम्पोजिशन होगा दैट विल गिव यू द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड ग्रैन्यूल्स व्हिच हैव फॉर्म्ड एट पॉइंट बी। और लिक्विडस लाइन का ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट लिक्विडस पे ही लाई कर रहा है, आपको डायरेक्टली इसका कॉम्पोजिशन, आपको लिक्विड फॉर्म का कॉम्पोजिशन बताएगा, ठीक है। तो पॉइंट बी पे हमने फेज स्टडी कर लिया, पॉइंट बी पे हमने कंपोजिशन भी स्टडी कर लिया, बट व्हाट अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट एक्स? पॉइंट एक्स पे क्या होगा सर? अगर पॉइंट एक्स पे मैं आपको बोलूं कि फेज क्या होगा, तो अगेन आप देख सकते हो कि जो पॉइंट एक्स है वो आपका मशी जोन में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? मशी जोन में लाई कर रहा है। यानी यहां पर भी लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, बट फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि यहां पर जो सॉलिड की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी होगी। पहले यहां पर आप देख सकते हो सॉलिड है बट बहुत ही कम है, बट यहां पर सॉलिड की परसेंटेज बढ़ चुकी होगी। लिक्विड भी होगा बट सॉलिड पहले से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी से पॉइंट एक्स तक आते आते टेम्परेचर आपका और घट चुका है, सॉलिडिफिकेशन और बढ़ चुका है। दैट इज वाई पॉइंट बी से पॉइंट एक्स पे जब आप आओगे तो यहां पर सॉलिड का परसेंटेज बढ़ चुका होगा। आई बात समझ में? तो लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, पहले से थोड़ा ज्यादा सॉलिड होगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, कि पॉइंट एक्स पर हमारा कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो देखो, पॉइंट एक्स पर हमने देख लिया कि लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। अब लिक्विड की कंपोजिशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे लिक्विडस लाइन पे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने यहां से क्यों नहीं लिक्विडस लाइन पे लाइन ड्रॉ करा है? भाई साहब, ये जो पॉइंट है वो ऑलरेडी लिक्विडस लाइन पे ही लाई कर रहा था, तो यहां पर आप लाइन कहां से ड्रॉ करते?
यहाँ पर जब आप आए तो ये पॉइंट लिक्विडस लाइन पे नहीं है, इट इज़ अवे फ्रॉम द लिक्विडस लाइन। तो अगर आपको लिक्विड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से लिक्विडस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट का जो कॉम्पोजिशन होगा, इस पॉइंट का कॉम्पोजिशन आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पता चलेगा। अगेन यू कैन सी दैट कि ये जो कॉम्पोजिशन है इट विल बी समवेयर अराउंड 25 to 30 के बीच में होगा। रफ आइडिया के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है यहाँ पर 25% निकल होगा एंड 75% कॉपर होगा। आई बात समझ में? 25% निकल किस में, लिक्विड स्टेट में, जो लिक्विड लाई कर रहा है, जो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है अलॉय का, उसमें 25% निकल है और 75% कॉपर है। ठीक है, कैसे पता चला? लिक्विडस लाइन पे लाइन ड्रॉ करके पता चलेगा। व्हाट अबाउट द सॉलिड सर? जो सॉलिड यहां पर फॉर्म करा है उसमें किसकी कितनी मात्रा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। किस पे? सॉलिडस लाइन पे। ये हमने ड्रॉ करा और यहां का जो कॉम्पोजिशन होगा, यहां का जो कॉम्पोजिशन होगा दैट विल गिव अस द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर सॉलिड फॉर्म ऑफ द अलॉय। तो ये कितना होगा? इट विल बी रफली अराउंड आई गेस 68 और 69 के बीच में ही होना चाहिए। फॉर सेफ्टी लेट अस से कि 68%, यानी यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म जो है आपका, सॉलिड फॉर्म में 68% आपका निकल होगा और रिमेनिंग 32% आपका कॉपर होगा। अब आप देख सकते हो कि पॉइंट बी पर जो सॉलिड था उसमें निकल की मात्रा ज़्यादा थी, कॉपर की मात्रा कम थी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट बी है वो कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा है। बट जैसे जैसे आप इसके मेल्टिंग पॉइंट पे रीच कर रहे हो, जैसे जैसे आप कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो, वैसे वैसे कॉपर की परसेंटेज कॉम्पोजिशन सॉलिड फॉर्म में बढ़ते जा रही है। कॉपर सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट की तरफ धीरे धीरे आ रहे हो। आई बात समझ में? तो पॉइंट एक्स पर हमने क्या निकाला? पॉइंट एक्स पर हमने लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के अलग अलग कॉम्पोजिशन निकाल लिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट, पॉइंट डी। देखो ये जो पॉइंट डी है, क्लियरली यू कैन सी दैट दिस इज लाइंग इन दिस अल्फा फेज, यानी इट इज लाइंग इन द सॉलिड फेज। यानी यहां से पॉइंट ए से पॉइंट डी आते आते अब जो आपका अलॉय होगा वो पूरी तरह से 100% सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। कहीं पर भी लिक्विड की मात्रा अब नहीं रही होगी। अब आपका अलॉय जो है वो पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे सर? डायरेक्टली, अब क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सॉलिड और लिक्विड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्पोजिशन निकालने के लिए डायरेक्टली यहाँ से लाइन ड्रॉप करेंगे और ये जो कॉम्पोजिशन होगा हमें मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म है वहाँ 50% अगेन निकल है एंड 50% अगेन हमारा कॉपर है। तो आई होप कि इन चारों पॉइंट्स के हेल्प से, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट डी, इन चारों पॉइंट के हेल्प से आप समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे आप पॉइंट ए से डी की तरफ बढ़ोगे या फिर पॉइंट डी से पॉइंट ए की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे कैसे हमारे अलॉय का फेज और कॉम्पोजिशन दोनों चेंज करता है। इस डायग्राम का मकसद क्या था? यही समझाना था कि जैसे जैसे आप इस ग्राफ पर ऊपर या नीचे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे आपका फेज और कॉम्पोजिशन किस तरीके से वैरी करता है। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा कि पॉइंट ए पे जो भी आपका अलॉय था वो 100% लिक्विड स्टेट में था, जिसमें आपकी कॉपर की मात्रा कितनी थी? 50% कॉपर, 50% निकल। जैसे जैसे आप नीचे आते गए, जैसे आपने लिक्विडस लाइन क्रॉस करा, आपको थोड़े थोड़े सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए अलॉय दिखने लगे और उसका आपने अलग अलग कॉम्पोजिशन निकाला। सॉलिड फॉर्म का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आपने क्या करा? आपने यहाँ से सॉलिडस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करा और यहाँ का कॉम्पोजिशन आपको सॉलिड स्टेट का कॉम्पोजिशन बताएगा। फिर अब जैसे ही आप पॉइंट एक्स पर आए तो यहाँ पर सॉलिड की मात्रा पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी थी और अगेन अलग अलग लिक्विड और सॉलिड का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आपने क्या करा? आपने यहाँ से लिक्विडस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करा और लिक्विड का कॉम्पोजिशन निकाला। फिर आपने सॉलिडस लाइन पे लाइन ड्रॉ करा और सॉलिड स्टेट का कॉम्पोजिशन निकाला। पॉइंट डी आते आते आपका जो अलॉय था वो पूरी तरह से 100% सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका था, जिसका कॉम्पोजिशन आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय। मैंने इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कॉमेंट योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड
डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आगे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं अगर उसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, you can comment it out in the comment section below. And now we will meet in the next class with a new topic. तब तक के लिए take care and thank you very much.